नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर आया हूं दिल्ली के ही प्रगति मैदान में, जहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 था। लेकिन इसमें जो एक ख़ास तरह की खेती मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खेती को आप ग्लास हाउस कह सकते हैं। अभी तक आपने पॉली हाउस आपने देखा है, नेट हाउस आपने देखा है, ओपन फार्मिंग आपने देखी है। तो इन तीनों तरीके से जब हम खेती करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो चेंज होती रहती है। अगर आप एक टमाटर के पौधे से ओपन फार्मिंग में खुले खेत में अगर खेती करेंगे तो 2 से 3 किलो टमाटर आएगा। उसी में अगर आप नेट हाउस या पॉली हाउस में करेंगे तो ये 10 से 15 किलो तक जा सकता है। लेकिन अगर आप ग्लास हाउस में वही टमाटर का पौधा लगाते हैं तो ये प्रोडक्शन 30 किलो से ऊपर चला जाता है। मतलब पॉली हाउस से 2 गुना या 3 गुने तक भी इसमें आप उत्पादन ले सकते हैं। ख़ास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता था, वहाँ पर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में ये छोटा सा देश जो दिल्ली से मात्र 3 गुना है, यहाँ पर ये दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो बन गया है फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में। इसमें प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इस सब को जानने के लिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उन सब से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास देश रामनाथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे साथ संजय सुदन भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओपन फार्मिंग, नेट फार्मिंग, पॉली फार्मिंग, ग्लास हाउस फार्मिंग, चारों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है, ये हॉलैंड में डेवलप हुआ सब कुछ, इवन पॉली हाउसेस भी वहाँ था। लेकिन वाइल एजुकेशन अंदर आना है, एजुकेशन, साइंस, इनोवेशन, हॉलैंड में लर्न किया वो यील्ड, फूड सेफ्टी, क्लीन, नो पेस्टिसाइड्स, अफोर्डेबिलिटी, बिजनेस केस इम्पोर्टेंट है। सो वी लर्न ग्लास ग्रीन हाउस इज मोस्ट इफेक्टिव। मतलब एक भी कीड़ा इसके अंदर नहीं आ सकता और आपको किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र की देने की ज़रूरत अलग से नहीं होती है। और इसी चीज़ को हम अगर समझने की कोशिश करें संजय जी से भी कि इस खेती को आप किस तरह से देखते हैं और जो बाकी खेती है उसको आप एक्चुअली क्या है कि इनमें नेचर में जो उगाने की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपरा है, वो हमारी हज़ारों सालों से चली आ रही है। लेकिन आज जो हमारे सामने चैलेंज है, हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का इशू है, हमारे सामने पेस्ट का इशू है, और हमारे सामने जितने भी वायरस और बैक्टीरियाज हैं जो कि ओपन के अंदर अवेलेबल हैं बहुत बड़े वॉल्यूम में, तो इन सबको बचाने के लिए हमारा सबसे बड़ा पार्ट आता है हाउ टू प्रोटेक्ट। तो आपको पता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई नेट हाउस चाहिए, आपको पॉली हाउस चाहिए, या आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जब जैसे जैसे हम इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो हम इसकी बारीकियाँ देख पाते हैं। और बारीकियाँ देखने के बाद नीदरलैंड्स ने इसको लगभग 25-30 साल होमवर्क करके इन्होंने तैयार किया। और हमने एक चीज़ देखी कि ये 1970s में जब ये पहली बार वहाँ लगे थे तो सब लोग कहते थे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये कैसे चलेगा। और शुरू में ये लोग बहुत फेल हुए, और लेकिन उस फेलियर से ही एक सक्सेस का रास्ता निकलता है। नीदरलैंड के कितने एरिया में ग्लास हाउस फार्मिंग होती है? लगभग 6000 हेक्टेयर। आप देखिए ये 6000 हेक्टेयर, ये एक ऐसा नंबर है जो पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर है कि एक छोटी सी कंट्री जो दिल्ली से केवल 3 गुनी बड़ी है, वो 3 गुनी बड़ी कंट्री जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर। तो यहाँ पर रामनाथ, हाउ टू वर्क दिस टेक्नोलॉजी, मतलब मुख्य जो बात है वो देश के किसान इस बात को जानना चाहेंगे कि काम कैसे करती है। बाद में इसके प्राइस पर बात। वो बोला एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, वो टेक्नोलॉजी एक चीज़ है, लेकिन आपने जाना है कैसे यूज़ करना है वो टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन, लेकिन वे नीदरलैंड्स वो देता है एजुकेशन,
द कंपनीज देते हैं रिमोट सपोर्ट, इंटरनेट सपोर्ट, ऑल द सपोर्ट वहाँ है। टेक्नोलॉजी होती क्या है, हम कैसे समझे, हमारे किसान क्या समझे, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, हम सब लोग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पर करीब 12 बाई 12 का आपका ये ठीक है स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कितनी रॉ आ जाएंगी, ये चीज़ क्या है, ये पानी आप किस तरह से दे रहे हैं, ये जो आपने नीचे जो ये सिस्टम बनाया है ये क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, लाइट है तो क्यों है, ठीक है, ये जो भी कुछ दिख रहा है, ग्लास है तो ये सब एक बार आप डिस्क्राइब। मैं आपको बहुत अच्छे से सरल शब्दों में समझाता हूँ। टेक्नोलॉजी जो है ये केवल जो आपने कहा ये टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। टेक्नोलॉजी जो है वो, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि एक टेक्नोलॉजी मोबाइल की है। मोबाइल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक नेटवर्क होता है। तो अगर इन तीनों में से एक भी हटा दीजिए तो काम नहीं चलेगा। देखने वाले को तो केवल मोबाइल दिखता है, तो जो आपने देखा सबको वो किसान को वही दिखता है, इसका हार्डवेयर है। ये इसका हार्डवेयर है। अब इसके पीछे है इसका एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर की ये मास्टर हैं नीदरलैंड के लोग। इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो ऐसा किया है जिसको बड़ी आसानी से कोई भी आदमी रिपीट कर ले। आज सर एक बात देखें, आपको मोबाइल करने में, फ़ोन करने में कितनी देर लगती है, 1 सेकंड में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पीछे किसी ने बहुत काम कर रखा है। इसी तरह से नेटवर्क है इसका, तो इन्होंने उसके इस तरीके के नेटवर्क सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं। जो आप देख रहे हैं ये केवल शरीर है। आप तीनों के बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे? सबसे पहले इसके हार्डवेयर के बारे में। तो देखिए, हार्डवेयर वो चीज़ है जो हम लोग देख सकते हैं। तो हार्डवेयर में, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जब हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस में स्ट्रक्चर है, ग्रीन हाउस के अंदर कवरिंग है। ग्रीन हाउस जो देखने में स्टील स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर और कवरिंग ग्लास, पॉलीफिल्म या पॉलीकार्बोनेट होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसके अंदर के सिस्टम्स। तो अंदर के सिस्टम आप देख पाते हैं, ये इस तरीके के हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं। ये हैंगिंग गटर्स बोलते हैं, इनको टेबल्स के ऊपर भी लगाया जा सकता है, इनको हैंगिंग गटर्स पे भी लगाया जा सकता है। तो दूसरा हैंगिंग गटर्स हो गए। तीसरी चीज़ है इसके अंदर इसका, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है और लाइट को कंट्रोल करना है। तो इन तीनों के पहले लाइट चाहिए आपको, ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम चाहिए और लाइट के लिए लाइटिंग सिस्टम चाहिए। तो ये सारे हार्डवेयर हैं। अब इन हार्डवेयर्स को चलाने के लिए देखिए, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम आप देखिए, ये अगर आप देख पाएंगे तो ये एक कंपनी है जो लगभग पिछले 70 साल से ऑटोमेशन करती है। ये इसका सॉफ्टवेयर है। ये इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इसका इसे क्या कहा जाए? इसे, ये जो है ये टेम्परेचर और RH का ट्रांसमीटर है। ये डेटा देती है कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर के डेटा से ये एक चीज़ को एनालाइज करता है। और वो डेटा एनालाइज, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि साहब ये जो बासमती राइस जो है देहरादून के हैं, ये और जगह नहीं होते। क्यों नहीं होते साहब? क्योंकि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। ये क्या करता है, ये वहीं का एनवायरनमेंट यहाँ बना देता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम बहुत इफेक्टिवली और बहुत रिलायबल है। रामनाथ, नीदरलैंड का टेम्परेचर तो 20 डिग्री के आसपास है, अरब का टेम्परेचर कुछ और है, भारत का कुछ और है। ये ग्रीन हाउस मैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल करता हूँ। डच पीपल बनाते हैं ग्रीन हाउसेस डेजर्ट में 50 डिग्रीज प्लस। मैं बनाता हूँ ग्रीन हाउसेस -40 इन डेनमार्क, नॉर्वे। लेकिन द क्लाइमेट इन द ग्रीन हाउस इज ऑलवेज ऑप्टिमल क्लाइमेट, ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी। सो मैं रीज़न बताता हूँ। फूड सेफ्टी इन द ग्रीन हाउस क्लाइमेट, यू डोंट नीड पेस्टिसाइड्स नहीं आता है, पेस्ट नहीं आता है। सो हेल्थ के लिए नो डेंजर, वो ठीक है। फूड सिक्योरिटी, इसमें नहीं आता लैंड, सोल नहीं आता है। ये आपने, you can build it anywhere. Yes. A city on rock, on ice, you can build it anywhere, close to the people. The other thing is food safe for nutritional value. Nutritional value, इसमें nutrition आता है directly in the plant. इनके nutritional value बहुत बड़ा है in regards to open field farming. Quality, nutritional value, food safety, because we control the whole environment. No pest, optimal feed, optimal substrate, everything optimal है। संजय सूदन, आपको लगता है कि जैसे ये कहा गया कि जब ये टेक्नोलॉजी नीदरलैंड के लोगों ने शुरू की तब उनको इसमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन अगर भारत के किसान या दुनिया भर के किसान आज अगर इसको शुरू करते हैं तो क्या वो चैलेंजेस उनको भी फेस करने पड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, आज आके अगर किसी ने किसी चीज़ों के प्रोटोकॉल स्टैब्लिश कर लिए हैं
तो आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान है। अगर अमेरिका में उबर चल सकता है तो भारत में भी चल पाएगा। आज सवाल सिर्फ ये है कि हमारे अंदर उनके जितना पैशन होना चाहिए, हमारे वो ड्राइव होना चाहिए, और जब हमारे पास वो होती है, और टेक्नोलॉजी तो इन्होंने डेवलप कर दी है, मतलब जिस प्रोटोकॉल को इन्होंने तैयार कर दिया है, हमारे लिए जस्ट 5% एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी 95% एफर्ट्स कर चुके हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर इस टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं भारत के किसान, इंडियन फार्मर समझ सकते हैं और आपके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसे आप कोई वेबसाइट वगैरह बताएंगे? हाँ, ये हो hortyroadtoindia.nl, hortyroadtoindia.nl। ऑल कंपनीज इसमें हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। एंड एज संजय ने बोला, बिलीव महाभारत में अर्जुन was asking, how can I win? And Krishna Bhagavan told him, you should first have belief and passion. Belief and passion. अपना धैर्य रखो और भरोसा। हाँ, हमारे यहीं पे हमने इस टेक्नोलॉजी का एक छोटे प्रोटोटाइप सिस्टम्स यहीं पे ग्रेटर नोएडा में लगा रखे हैं। तो मैं आप सभी किसानों को, सब लोगों को इनवाइट करूंगा कि आपको अभी हॉलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे से सेटअप पे पहले यहाँ देख लो। तो ग्रेटर नोएडा में सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, जो हॉर्टिकल्चर को देख रही है, उन्होंने पूरा डच की कंपनीज के साथ मिलके एक वहाँ सेंटर बनाया है। भारत में लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना कहीं पर शुरू किया है? हाँ, नेचर्स मिरेकल नोएडा में, लेकिन वो लेमन चिली फार्म्स हैदराबाद भी में, सिंपली फ्रेश बेंगलोर में भी है। वो नया पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स आता है। अगर आप देखें, ये एक सेंसर लगा हुआ है, जो सेंसर पत्ती का टेम्परेचर दिखा रहा है। आप जानते तो ये सेंसर जो है ये बता रहा है कि इस समय लीफ का कितना टेम्परेचर है, ये डेटा इनपुट है। आइए, दूसरा ये दिखा रहा है सेंसर कि आप इसके अंदर कैसे इस जो रॉक वूल है, जो हमारा मीडियम है, उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल क्या है। अगर आप और आगे आएंगे तो ये तीसरा सेंसर लगा है जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बता रहा है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये डेटा दे रही हैं कंप्यूटर को, जिसके बाद वो ये कहता है कि इस प्लांट के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको जो है वो दिखा दिया और जो रिक्वायर्ड है वो दिखा दिया। इसके सिस्टम का काम है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम है, उसको गैप को ख़त्म करना। तो ये गैप को ख़त्म करके इसके पीछे पूरी एक टेक्नोलॉजी लगी है, जो अगर आपका गर्मी ज़्यादा है तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको एक दो तरह का कूलिंग होता है साहब। एक को एक्टिव कूलिंग बोलते हैं, एक को पैसिव कूलिंग। हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, हॉलैंड के अंदर गर्मी नहीं है, तो हमारे को क्या करना है, गर्मी को भगाना है। तो गर्मी को भगाने के लिए स्पेशल स्क्रीन्स लगी हैं। ये नीदरलैंड की बहुत सारी कंपनीज ने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में बनाई है। इससे क्या होता है कि इंफ्रारेड लाइट जो गर्मी देती है उसको बाहर कर देता है, तो उससे अंदर गर्मी ना आने से हमारा टेम्परेचर ठीक रहता है। ये जो टनल आपने लगाई है, इस टनल का क्या? टनल का काम ये है कि आप जानते हैं कि पानी और गर्मी और ठंड ये प्लांट को रूट के अंदर चाहिए होती है ज़्यादा, तो इसलिए इसके ये एक ठंडी हवा वहाँ से एक टेक्निक है, उस टेक्निक से ये एयर को लेकर आके इसको सबको इसके आसपास के एरिया में एक क्लाइमेट क्रिएट कर रही है। तो इससे यूनिफॉर्मिटी रहेगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस लंबा होगा 100 मीटर लंबा, तो 100 मीटर लंबे ग्रीन हाउस के अंदर यहाँ और वहाँ में टेम्परेचर का अंतर होता है। इस टनल के थ्रू जो है टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है। फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये अफोर्डेबल होता तो भारत में पंजाब के फार्मर, या ठीक है यहाँ भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो अभी तक तो इसे अडॉप्ट कर चुके होते। एक टेस्ला गाड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन 5 साल में बाद वो चीपर है देन गोल्फ। ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आर हाई। इफ यू डोंट नो, if you don't have the belief and the passion, वो investment money is difficult. गांव में हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर तौर पर उसकी क्या वायबिलिटी निकलती है, कब तक वो अपने आप को मीट आउट कर लेती है, इसका क्या कहना है? मैं एक बात कहूँगा। आप जानते हैं आज सबसे बड़ी चैलेंज हमारे यहाँ कम्युनिटी में क्या है? बीमारियाँ। आप देखिए, कहते हैं बीमारी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो पानी और सब्जियां हैं। जो पानी, जिस तरह की इन्फेक्टेड एरिया में सब्जियां उग रही हैं, आज आप बहुत अच्छे होटल्स में जाके खाते हैं, बहुत अच्छे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि उगाई कहाँ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जहाँ से प्रोडक्शन निकलता है उस पर लिखा होता है ये यहाँ उगाया गया है, तो उससे आपको वो जितने कीटाणु, बैक्टीरिया और जो भी हमारे शरीर को नुकसान करने वाले हैं उन सब्जियों में बैठे हुए हैं। तो सेफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 12 बाय 12 है, हाँ जी,
12x12 का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें करीब 6 लाइन आ जाएंगी। इन 6 लाइन में अगर मैं टमाटो की बात करूं तो इसमें कितने पेड़ आ जाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी 10 महीने की क्या होगी, एक बार तो मैं इसको बोलता हूँ, मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए 4 मीटर बाई 4 मीटर का है, तो 16 स्क्वायर मीटर का है। 16 स्क्वायर मीटर के अंदर टमाटर के जो हैं 16 दूनी 32 और 8 40 प्लांट आएंगे। एक प्लांट जो है आपको एवरेज 40 इंटू 30 40 इंटू 30, तो 40 इंटू 30 शायद हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको सीखना पड़ेगा 30 के लिए। मैं समझता हूँ लगभग 15 से 20 केजी तक आ सकता है अभी इंडिया में इनिशियली। तो अगर 20 केजी लगा लीजिए तो आप देखिए ये हो गया 40 इंटू 20, 4 दूनी 8, 800 किलो। तो रामनाथ, जब सारे चीज़ों को टेस्ट कर लिया गया है तो फिर वो 20 क्यों आना चाहिए या 15 क्यों आना चाहिए, उसे 30 क्यों नहीं आना चाहिए, भारत में भी अरब में भी? क्रिकेट खेलना है, एवरीबडी नोज क्रिकेट, टीचर्स आर देयर, बट आई स्टिल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। वो फार्मिंग भी प्रैक्टिस होना है, और ये बात है। आखिर में इसके प्राइस को लेकर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये सब भारत में बनना शुरू हो गया है? देखिए ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भारत में भी बनती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कार के अंदर इंजन और जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हॉलैंड से आए, और जितनी चीज़ें यहाँ पर हैंडल की जा सकती हैं उनको ग्लास है, ये सारी चीज़ें, तो यही मेरे को लगता है एक ऐसा ये कंबाइंड प्लान है जिसमें आप स्ट्रक्चर्स, ग्लासेस या क्लैडिंग के अलग मटेरियल्स जो हैं वो भारत से ही लिए जाएं। और ये जितने टेक्नोलॉजी के लोग हैं, नॉलेज के लोग हैं, ये सब लोग इनके पास प्रूवन टेक्नोलॉजी है। So in the beginning, like was saying, bring in the engine, the technology, glass, metal यहाँ से लाना, लेकिन when market is big enough, वो Dutch companies construction, वो the production they will bring here as well. हार्डवेयर भारत का और सॉफ्टवेयर नीदरलैंड। No, they'll bring software here as well. They'll bring everything here because there is a market and it's cheaper make in India, but you need a critical mass, a tipping point. हमारा सोच है in the future the companies will come here. बिल्कुल। Apple, हाँ। अभी इसकी कॉस्ट जो है इस इतने एरिया की, वो क्या रखा है? देखिए ये तो एक मॉडल स्मॉल है, इसलिए इसके बेसिस पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग आपको आज जो टेक्नोलॉजी, फुल टेक्नोलॉजी वाले पार्ट हैं उनमें लगभग 4,000 से लेके 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आता है, अगर ये 10 हेक्टेयर के आसपास का प्रोजेक्ट साइज़ हो। और इसके ऊपर अगेन बहुत चीज़ डिपेंड करती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन 5,000 रुपये के आसपास इसको आप एवरेज कॉस्ट कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव साइड पे है। अगर हिंदुस्तान में कोई फार्मर उसे लगाना चाहता है तो उसे मिनिमम कितना स्क्वायर मीटर से शुरू करना होगा ताकि आप भी उसको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कर सके? ये क्रॉप डिपेंडेंट है, क्रॉप डिपेंडेंट, बिजनेस केस डिपेंडेंट, लेकिन ऑन एवरेज 2 हेक्टर्स मिनिमम साइज, 2 हेक्टर्स। यहाँ पर जो डच गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो सपोर्ट कर सकती है, बहुत सपोर्ट करेगी। और मैं समझता हूँ मेरा लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है इनके साथ में, और ये इन लोगों ने मिरेकल्स किए हुए हैं, उन मिरेकल्स को अब हम भारत में करने वाले हैं। और मेरे को उम्मीद है जिस तरह से सरकार आज एग्रीकल्चर के ऊपर और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, तो हम सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को उस तरीके से लाया जाए जिससे ये मासेस के अंदर इसको पेनिट्रेट किया जा सके। थैंक यू साहब, थैंक यू बहुत you. बहुत। और यहाँ पर एक बात जो हम लोगों को समझ में आई है कि अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, आप कोई FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो है हाई यील्ड लेना चाहते हैं और आपके पास नीदरलैंड की जो टेक्नोलॉजी है, ग्लास हाउस टेक्नोलॉजी है, उसकी जानकारी, उसकी समझ आपके पास है, आप बाकायदा ट्रेनिंग लेकर के आप यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप कर सकते हैं, इसको भी एक बार मैं फाइनली समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए साहब, वाइनरी क्रॉप इसमें बहुत कामयाब है, जिसका मतलब है टमाटर है, कैप्सिकम है, खीरा है, ये 3 बहुत पॉपुलर क्रॉप हैं इसके लिए। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सही, स्ट्रॉबेरी को मल्टी लेयर में किया जाता है, तो मल्टी लेयर में करने के लिए और चैलेंजेस होते हैं और उसकी अच्छाई होती है। और स्ट्रॉबेरी कंपैरेटिवली सॉफ्ट फ्रूट होने के कारण थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी है, तो अपने को लगता है कि शुरुआत जो है वो इनसे की जानी चाहिए, और बीच बीच में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी और जितनी भी एक्सपेंसिव क्रॉप्स हैं उनको भी ट्रायल लिए जा सकते हैं। हाईली प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ऐसे में तो स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप भी इसमें ज़्यादा सेफ होंगी। हाँ, नो पेस्टिसाइड्स, नो केमिकल्स, सेफ। तो आपने समझा कि जो कुल मिलाकर के आप पॉली हाउस में करते आ रहे थे, नेट हाउस में करते आ रहे थे, वो आप ग्लास हाउस में कर सकते हैं, और
उसको करने के क्या फ़ायदे हैं। आपकी पॉलीथीन फट जाती है, लेकिन ना तो ये टूटेगा ना फटेगा अगर ये एक सेफ एरिया में है। ये कितने दिन तक चल सकता है फाइनली, ये भी वो एक ग्रीन हाउस में हॉलैंड में 30 साल 35, but some are already 50 years and still operation, still a lot of kgs there. 50 ईयर 50. ये 50 साल तक ग्लास हाउस चल सकता है। और एक चीज और है, इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ, लेकिन पॉली हाउसेस चालू है। हाँ, लेकिन एवरी 3 to 5 years चेंज करना है वो प्लास्टिक, लेकिन वो प्लास्टिक यूज नहीं, यू कांट यूज इट अगेन, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना। तो कुल मिलाकर के हमने समझा इस ग्लास हाउस टेक्नोलॉजी को, और जाहिर तौर पर स्मार्ट खेती के लिए ये एक अगला कदम है जिस कदम को रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है, जब बात आती है कि आपके यहाँ टमाटो अचानक से महंगा हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक से महंगी हो जाती हैं, तो एक एरिया, एक रिज़र्व इस तरह का अगर रखा जाए और सरकार का उसमें सपोर्ट हो, तो जाहिर तौर पर देश में जो एफपीओ बने हैं, 10,000 के आसपास एफपीओ बनने की कगार पर हैं, ये इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं और ट्रायल बेस पर और एक स्मॉल अमाउंट में भी अगर वो करते हैं पूरे देश में, और उसके क्या नतीजे आते हैं, नतीजे क्या आते हैं, ये बात उन्होंने बताई है। ये अपने आप में भी प्रमाण है कि जब पूरी दुनिया में नीदरलैंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल और फ्रूट्स का, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ग्लास हाउस ये आगे की तकनीक है और भारत के वैज्ञानिकों को, भारत की सरकार को, भारत के किसानों को बेसिकली इस पर विचार करना होगा। स्मार्ट खेती की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी एक और ऐसे ही स्मार्ट किसान को। आइए मेरे साथ। हम आए हैं अभी एक और स्मार्ट किसान के साथ, या ये कहिए कि उनका ये स्टार्टअप है। निशित गुजरात से हैं और वियतनाम में जाकर वहाँ के अपने दोस्तों के साथ उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की और इस कंपनी का नाम रखा गया 365 ग्रुप थिंक क्रिएटिव, राइट? हाँ, तो ये क्रिएटिव भी है, ये नारियल है और नारियल के अंदर, इसके अंदर पानी है, और आप इतना बड़ा नारियल कैरी करना ये मुश्किल होगा, इसके लिए उन्होंने ये क्रिएटिव आइडिया लगाया। और वो वहाँ पर ये फलों की भूमि है, चाहे आप मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम में ख़ास तौर पर 1000 के आसपास फल और उनकी वैरायटी कुल मिलाकर हैं। मज़े की बात यह है कि वहाँ पर आप ड्रैगन फ्रूट देखेंगे तो ये साइज़ उसका है, ये करीब 1 केजी के ऊपर है और ये $5 के आसपास होगा, ठीक है? तो 8 पंजे 40, करीब 400 रुपया आप मान लीजिए। ये येलो में भी यहाँ पर मिलेगा और ऐसे, और नारियल मैंने बताया किस तरह से क्रिएटिव तरीके से उन्होंने दिया है। आप मैंगो देखेंगे, कहीं भी किसी तरह का दाग नहीं, और ये 12 महीने आम वहाँ पर होते हैं और पूरी तरह से स्वीट होते हैं। ये पैशन फ्रूट बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ये स्टार एप्पल, ये स्टार एप्पल। ये यहाँ नहीं होता। This one more than 1 kg. 1 The, kg. the king of dragon fruit from Vietnam, and the Swiss very sweetness. बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इस सारी चर्चा को निशित के साथ आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इन्होंने वहाँ जो ग्रुप बनाया 365, ये ग्रुप का प्रोफाइल क्या है फिलहाल 6 महीने के भीतर? ये ग्रुप का जो प्रोफाइल है, एक तो सारे फ्रेश फ्रूट्स है हमारे पास कॉफ़ीज़ है, हमारा खुद के वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, और जो ट्रॉपिक, जैसे कि आपको पता ही है वियतनाम एक ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो इतनी ऑर्गेनिक होती है और वहाँ पे केमिकल्स यूज़ नहीं करते, इसलिए सारे जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो एकदम प्योर रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, और ये आप प्रिजर्व भी कर सकते हो विदाउट केमिकल। तो गुजरात से वियतनाम जाकर ग्रुप बनाने में, कंपनी बनाकर ये काम करने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर कोई आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको थोड़ी भी बहुत परेशानी होगी, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रेंडली है, और वहाँ फ्रेंडली पीपल, सारे फ्रेंडली पीपल है, और दे आर सो काइंड एंड ह्यूमैनिटी, दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल जानना चाह रहे थे कंपनी का कि 6 महीने के भीतर आपने अभी तक कितना काम, कितने देशों में एक्सपोर्ट ये सब किया है? कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ का? अमेरिका कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स अभी जापान जा रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया वहाँ पे भी जा रहे हैं,
और बाकी हम जापान से भी इंपोर्ट करते हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है उनकी फूड की, जो वहाँ की ट्रॉपिकल होती है वो वियतनाम में लेके आते। तो यही हमारा अभी तक का बिजनेस है। भारत आने के पीछे का जो इंटेंशन है यहाँ प्रगति मैदान, वो क्या है? हमारे यहाँ का जो इंटेंशन है वो ये है कि ये जो फ्रूट्स है वो वहाँ की वैरायटी है, वो हमें इंडियन मार्केट में लेके आना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, बहुत स्वीट और सारे ऑर्गेनिक होते हैं। और अभी इंडिया में अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सबको ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, तो ये सारी बेस्ट चीज़ें हैं और सारी हेल्दी है। तो ये इंडिया के लोगों को इतना पसंद आएगा कि वो लोग बार बार ये खाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि एक युवा कैसे भारत से बाहर, वो मलेशिया भी जा रहे हैं, वियतनाम भी जा रहे हैं और भी ऐसी जगहों पर वो अपने फ्यूचर को तलाश रहे हैं और वहाँ पर उसे गढ़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने इस 365 ग्रुप जो है ये क्रिएटिव आइडियाज़ का, इसे वहाँ कैसे वो शुरू करते हैं और कैसे वो उसे स्टैंड अप करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, और कई देशों के में होते हुए भारत में भी उसकी संभावनाओं को देखते हैं, तलाशते हैं। और यही कहीं ना कहीं एक स्मार्टनेस है आज के युवा की, युवा भारत की। अगर आपने भी कोई इस तरह के आइडियाज़ को क्रिएट किया है, आपने भी कोई इनिशिएटिव लिया है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आप तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।